Assalamualaikum students. Today we are going to study social studies of class 7. So let's start. Here it is our contents list. Unit number 3 denudation on page number 19. Let's read. Unit number 3 denudation. The process of wear and tear on the surface of the earth and transpiration of debris is known as denudation. There are 3 types of denudation. These are also known as methods of denudation. अब ज़मीन के सरफेस की मतलब चीड़ फाड़ को हम जो है डेन्यूडेशन कहते हैं। डेन्यूडेशन के 3 किस्म हैं और हम इन्हें मेथड्स भी कहते हैं, वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग। आज इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं। नंबर 1, वेदरिंग। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड अदर मटीरियल्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड weathering. Weathering is a slow continuous process that affects all substance exposed to the atmosphere. अब जो हमारे पत्थर या दूसरे मटेरियल्स होते हैं वो जब ज़मीन के सरफेस पर आकर टूट जाते हैं तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग एक बहुत स्लो और लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो आसपास के माहौल को भी ख़राब कर सकता है। रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर ब्रोकन डाउन बाय 2 टाइप्स ऑफ द वेदरिंग। अब जो हमारे रॉक्स होते हैं, पत्थर हमारी ज़मीन पर, वो 2 तरह की वेदरिंग से टूटते हैं। एक नंबर 1 मैकेनिकल वेदरिंग, नंबर 2 केमिकल वेदरिंग। पहला मैकेनिकल और दूसरा केमिकल वेदरिंग। आज इनके बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग, व्हेन द फोर्सेस ऑफ वेदरिंग ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बट डू नॉट चेंज द केमिकल मेकअप ऑफ द रॉक्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग। देयर आर सेवरल फोर्सेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग। जब कुछ चीज़ें मतलब वेदरिंग होती है वो पत्थरों को तोड़ती है, तो जब वो उसका जो केमिकल होता है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती, इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। उनके भी कुछ प्रोसेस होते हैं। टेम्परेचर, रॉक्स कैन बी ब्रोकन अपार्ट बाय चेंजेस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर हीटेड बाय द सन रेज। द आउटसाइड ऑफ द रॉक्स हीट्स अप एंड begin to expand. The inside of the rocks remain cool and does not expand. When the temperature drops at night, the outside of the rocks cools and contracts. The next day, the cycle of heating and cooling continues. The repeated change in temperature causes the surface of the rocks to crack or flake off. Often the pieces break off in curved sheets and slab parallel to the rock surface. अब जो हमारा रॉक्स पत्थरों का टेम्परेचर होता है, गर्मी की वजह से वो फैल जाते हैं और जब उनके अंदर वाला हिस्सा ठंडा ही रहता है, पर और जब रात में हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वो वापस ठंडे हो जाते हैं और यही प्रोसेस डेली कंटिन्यू होता है। इसकी वजह से हमारे पत्थर टूटते हैं। टर्न द पेज। Frost action, the repeated freezing and melting of water is a common cause of mechanical weathering. This process of weathering is called frost action. It occurs when water seeps into a small opening in a rock. When the temperature falls below 0 degrees centigrade, the freezing point of water, the water in crack freezes and expands. The crack in the rock is made larger by the pressure of the expanding water. In the time, the freezing and the melting of water again and again cause the rock to break into pieces. अब जमने और पिघलने का प्रोसेस जो होता है वो एक आम रीज़न है मैकेनिकल वेदरिंग का। इस प्रोसेस को हम फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं। जब पानी ऊपर से बहता है पहाड़ों के पत्थरों में तो उनमें छोटी छोटी जगहें होती हैं जहाँ पर पानी जाकर बैठ जाता है और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो हमारा पानी वहाँ पर जम जाता है। उस प्रेशर की वजह से रॉक्स में दरारें आती हैं और वो टूट जाते हैं। Organic activity, plants and animals can cause mechanical weathering. Plants' roots sometimes loosen rock material. Also, a plant growing in a crack of rock can make the crack larger as the plant's roots grow and spread out. This type of mechanical weathering is called root prey. अब जो हमारे जानवर और पौधे होते हैं वो भी मैकेनिकल वेदरिंग का रीज़न हो सकते हैं। जब एक पौधा पत्थर के बीच में उगता है तो उसकी वजह से भी जो पत्थर है वो टूट सकता है क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो फैलती जाती हैं और इस तरह के मैकेनिकल वेदरिंग को हम रूट प्रे कहते हैं। ग्रेविटी,
Gravity is another agent of mechanical weathering. Sometimes gravity pulls loosened rocks down the mountain cliff in a landslide. As the rocks fall, they collide with each other and break into smaller pieces. अब जो ग्रेविटी होती है वो भी हमारी मैकेनिकल वेदरिंग करती है। जब भी ग्रेविटी जो है पत्थरों को लूज़ करती है तो वो ऊपर पहाड़ों से गिरते हैं और फिर आपस में टकरा कर टूट जाते हैं। वाटर प्रेशर, the waves pound on shores during high tides. A wave fills a crack in a rock with water. Before the water drains from the crack, another wave forces more water into the crack. Pressure builds up into the crack. In time, the repeated pounding of wave causes the crack to get wider. Eventually, the rocks break into smaller pieces. अब पानी का प्रेशर भी हमारा हो सकता है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो वो जब पत्थरों से टकराती हैं तो उनके सुराखों में पानी छोड़ जाती हैं। जब तक वो पानी नीचे बहता है एक दूसरी लेयर उसमें पानी भरती है। ऐसे उनका आपस लहरों का पत्थरों से टकराना भी पानी उनके होल्स को बड़ा करता है और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज। Abrasion. Abrasion is the wearing of rocks by solid particles carried by wind, water, or other forces. In desert regions, the wind easily picks up and moves sand particles. Sand particles have sharp edges that scrape off small pieces of exposed rocks. Water also causes abrasion of rocks. Running water, such as a river, carries along loose rocks and other particles. The moving rocks can particles collide, scrape against one another and eventually break. अब एब्रेशन जो है वो भी हमारा पत्थरों को तोड़ने में हेल्प करता है। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हवा, पानी या दूसरी फोर्सेस से आकर या डेजर्ट रीजन्स में मतलब हवा जो है आसानी से रेत के ज़रों को इधर उधर घुमाती रहती है और वो पत्थरों में जाकर लगने से पत्थर जो हैं वो खुरचते हैं। तो खुरचने से उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। या फिर जैसे नदियाँ पानी बहा कर आती हैं तो उसमें भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो आपस में टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। केमिकल वेदरिंग, व्हेन द फोर्सेस ऑफ वेदरिंग ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड चेंज द chemical makeup of the rocks, the process is called chemical weathering. Minerals are solid substances found naturally in the earth. As chemical changes take place, minerals can be added to or removed from rocks. Also, they can be broken down into other substances. Both these processes are called decomposition. Many substances react chemically with rocks to break them down. अब जो हमारी फोर्सेस आपस में टकराकर रॉक्स को तोड़ती हैं और फिर उनका जो है केमिकल फार्मूला चेंज होता है उसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। जो हमारे मिनरल्स होते हैं हमारे ज़मीन में वो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे वो केमिकल चेंजेस जब होती है तो वो मिनरल्स जो हैं उनमें पत्थरों से टूट जाते हैं, निकल जाते हैं या फिर उनमें ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे से मिलकर केमिकली रिएक्शन करके वो पत्थरों को तोड़ देते हैं। वाटर, मोस्ट केमिकल वेदरिंग इज़ कॉज्ड बाय वाटर. वाटर कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द मिनरल्स दैट होल्ड्स रॉक्स टुगेदर. वाटर कैन ऑल्सो फॉर्म्स acids when it mixed with the minerals and speed up the decomposition of rocks. जब भी ज़्यादातर जो हमारी केमिकल वेदरिंग होती है उसका रीज़न हमारा पानी होता है, क्योंकि पानी में हमारी ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और दूसरे केमिकल्स को मिक्स करके रॉक्स को तोड़ने में मदद करती है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन केमिकल्स combines with another substance. The result of oxidation is the formation of an entirely different substance due to absence of the old substance or formation of new substance. The rocks break down. For example, iron in rocks turn into iron oxide, rust. अब जैसे ऑक्सीडेशन है ये ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन किसी भी केमिकल को लगता है तो वो रिएक्ट कर देता है। तो या तो फिर वो हम उसमें हमारा पुराना केमिकल जो है वो गायब हो जाता है या फिर नया जो है हमारा मिलता है, नया केमिकल बनता है। तो हमारा जो है
पत्थर आपस में टूटते हैं। जैसे कि पहले आयरन होता था रॉक्स में, फिर वो आयरन रस्ट बन गया, आयरन ऑक्साइड रस्ट बन गया। टर्न द पेज। Carbonation. When carbonic acid reacts chemically with other substances, the process of carbonation takes place. Carbonic acid is formed when carbon dioxide in the air dissolves in rain. This slightly acidic rain is able to break the rocks on and beneath the earth's surface. It slowly wears away flats, spar and limestone. Both are minerals in the rock. In the result, rocks break into pieces. जब कार्बन जो है, कार्बनिक एसिड जो है वो केमिकल्स या दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम कार्बनेशन कहते हैं। कार्बनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में से बनता है, जो रेन मतलब बारिश होती है तो उसमें डिज़ोल्व होकर कार्बनिक एसिड बनता है। अब ये जो एसिड होता है ये पत्थरों को आराम से तोड़ने में हमारे मदद आता है, इसलिए हमारे पत्थर जो हैं वो टूट जाते हैं। Sulfuric acid. In areas where there are many factories, the air becomes polluted with sulfurous gas. Sulfurous gas dissolves in rain, forms sulfuric acid. Acid rain. Sulfuric acid is much stronger acid than carbonic acid. It wears away rocks and metals very quickly. अब जैसे कि जहाँ पर फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर जो हवा होती है वो पोल्यूटेड हो जाती है, फिर वहाँ पर सल्फ़र गैस हवा में मिक्स हो जाती है। तो जब सल्फ़र गैस हमारे बारिश के पानी में मिक्स हो जाती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कार्बनिक एसिड से भी, और फिर वो रॉक्स और मेटल्स को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। प्लांट एसिड. Plant produce weak acid that dissolve mineral in rocks. Mosses and lichens are plants that produce weak acids. These plants often grow on rocks. As they grow, the acid they produce seep into the rock and dissolve some of the minerals. At some point, the rock breaks into smaller pieces. अब जो पौधे होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर एसिड छोड़ते हैं, जैसे कि वो उसमें जो मिनरल्स होते हैं पत्थरों में उनमें मिक्स हो जाएं, जैसे मॉसेस हो गया, लिचन्स हो गया। ये ऐसे पौधे हैं जो एसिड्स बनाते हैं। ये ज़्यादातर जो है पत्थरों पर ही उगते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनका एसिड पत्थरों में घुलता जाता है और पत्थर टूट जाते हैं। Erosion. Weathered materials are picked up and transported to other places. The action of picking up and moving material from one place to another place is called erosion. This process is mostly done by retaining water, glaciers, winds and waves. Therefore, these are known as factors of erosion. जब वेदर्ड मटेरियल्स जो हैं वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम एरोशन कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है बहते हुए पानी, ग्लेशियर्स, हवा या वेव्स की वजह से होता है, इसलिए इन्हें फैक्टर्स ऑफ एरोशन भी कहा जाता है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। Running water. Running water is the major cause of erosion. Running water changes more of the earth's surface than any other agent of erosion. Rills, gullies, streams and rivers are forms of running water. बहता हुआ पानी जो है बहुत बड़ा रीज़न होता है एरोजन का। जो हमारा बहता हुआ पानी होता है वो बहुत सारे सरफेसेस से मिलकर दूसरे केमिकल्स को बनाकर एरोजन करता है, जैसे कि ये स्ट्रीम्स हो गई, रिवर्स हो गए या नदियाँ वादियाँ हो गई बहती हुई। ये जो है रनिंग वाटर के फॉर्म्स होते हैं। As rainwater flows downhill, it forms smaller channels in the dirt. These small channels are called rills. As an erosion continues, the rills become wider and deeper. Rills join to form larger channels into the dirt called gullies. As gullies flows down a hillside, the water removes topsoil. When several gullies merge, a stream is formed. A stream moves sediments. Their constant motion erodes the stream bottom, forming a valley. Sediments carried by streams constantly collide with rocks, chipping away pieces and wearing down the rocks. Finally, streams join to form rivers. Rivers are classified by how much they erode the areas around them. The three stages of river erosion are referred to as young, mature and old. जैसे हमारी बारिश का पानी
पहाड़ियों से नीचे आता जाता है तो वो छोटी छोटी जगहों पर मिट्टी के साथ मिल जाता है, उनको हम कहते हैं रिल्स। अब जैसे ही इरोजन चलता रहता है तो रिल्स जो हैं वो बड़ी होती जाती हैं और गहरी होती जाती हैं, तो फिर वो गलीज बन जाती हैं। फिर वो गलीज जो हैं वो नीचे बहते आते हैं और पहाड़ों के ऊपर जो मिट्टी होती है उसे रिमूव कर देता है। जब बहुत सारी गलीज मर्ज होती हैं आपस में तो एक स्ट्रीम बनती है, और स्ट्रीम्स इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके अपने साथ बहाती आती है, और स्ट्रीम्स जाके रिवर्स में मिलती हैं। अब रिवर जो होती है वो आसपास उसके जो एरिया होती है उसके पत्थरों को मिलाकर उसे तोड़ती है। टर्न द पेज। जैसे पिछले पेजेस पर मेंशन किया हुआ था कि रिवर्स के 3 टाइप्स होते हैं, यंग, मैच्योर, ओल्ड। आज इनके बारे में पढ़ते हैं। Young rivers are often found in mountains. Most erosion occurs at the bottom of the river. Young rivers flow so swiftly they carry little load or sediments. अब ये जो यंग रिवर्स हैं ये ज़्यादातर पहाड़ों में पाई जाती हैं। ज़्यादातर इनके इरोशन जो है वो नीचे उनकी तह में होती है, वहाँ पर ये पत्थर गलाती हैं, और जो छोटे यंग रिवर्स होती हैं वो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा लोड्स और थोड़े थोड़े ज़रात लेकर बहती आती है। Mature river. Energy in a mature river is great enough to carry its load. A mature river not only erodes the bottom of the river, it also begins erode its sides. As the riverbed shifts towards the outside of a bend in the river, it forms a series of curves called meanders. Meanders erode the valley sides and widen the वैली फ्लोर ऑफ द मैच्योर रिवर। अब मैच्योर रिवर में जो ताकत होती है वो इसका लोड उठाने में इसकी मदद करती है, और ये सिर्फ इसका बॉटम नहीं बल्कि इसके साइड्स भी इरोजन होता है वहाँ पर। जैसे कि उनके साइड्स होती हैं जिन्हें हम रिवर बैंड कहते हैं वो एक दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, तो जो हमारे नदी की बाहरी साइड होती है वहाँ पर मींडर्स बनते हैं, छोटी छोटी कर्व्स बनती हैं। अब ये जो मींडर्स होते हैं ये वादियों के साइड में चली जाती है जहाँ पर यहाँ मैच्योर रिवर बनती जाती है। ओल्ड रिवर। In an old river, the water moves very slowly. An old river curves its way over the land. Sometimes during a flood, the river cuts across a meander and forms a new path. Sediments build up at the bottom side of the meander loop, cutting it off from the rest of the river. In time, a separate lake is formed called Oxbow Lake. अब पुरानी जो नदियाँ होती हैं उनमें पानी बहुत ही स्लो बहता रहता है, और जैसे ये अपना एक रास्ता बना होता है, जब भी फ्लड वगैरह सैलाब वगैरह आते हैं तो वो जो ओल्ड रिवर से जो पानी होता है वो एक नया रास्ता बना देता है अपने मीटर से, जिसे फिर वहाँ पर एक दूसरी लेक बन जाती है जिसे हम ओक्सबॉ लेक कहते हैं। ग्लेशियर्स। As the glacier moves, it causes erosion. It melted water from the glacier's surface or bottom seeps into cracks in rocks and freezes. The rock fragments stick to the glacial ice and are plucked out as the glaciers move further ahead. अब जैसे कि ग्लेशियर हिलता है, जैसे उसमें इरोजन होती है, जब वो पिघलता है तो पानी जो है या तो उसके रूट से आता है या फिर उसके ऊपर से आता है, तो जो पिघला हुआ पानी होता है वो उसके क्रैक्स में जाकर घुसता है, और वहाँ पर जो पत्थर होते हैं उनमें वो स्पेस ज़्यादा करता है। कम ऑन नेक्स्ट पेज। These pieces of rocks stuck to bottom and sides of a glaciers act like sandpaper. As the glaciers move, they scratch the soil and they are also carried away to different places. अब जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं ग्लेशियर्स की साइड पर जाकर अटक जाते हैं पत्थरों के, वो एक सैंड पेपर की तरह काम करते हैं, और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो भी उसके मिट्टी की तरह पिघल कर उनके साथ दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। Wind is the most active agent of erosion in deserts, plowed fields and beaches. In these regions, loose material is exposed on the earth's surface. This material is picked up and carried away by wind.
Weak winds have little energy, so they carry small particles like dust. Strong winds have more energy. Wind erodes the earth's surface in two waves, deflation and abrasion. अब जो हवा होती है वो ज़्यादा एक्टिव मेंबर है इरोजन का, जैसे कि सहरा हो गए या बीचेस वगैरह हो गए, वहाँ पर ये पाई जाती हैं, वहाँ पर ये पत्थरों में जाकर स्पेस करती हैं। जो कमज़ोर हवाएं होती हैं वो छोटी चीज़ें ही उड़ा सकती हैं, जैसे कि रेत हो गई, मिट्टी हो गई। जो ज़्यादा ताकतवर होती हैं हवाएं, उनमें ज़्यादा ताकत होती है, वो ज़्यादा चीज़ें इधर से उधर पहुंचा सकती हैं। अब इनके विंड्स जो हैं वो दो टाइप्स की हो गई, वो डेफ्लेशन और एब्रेशन, मतलब ये दो किस्म के इरोजन करते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। Deflation winds move loose material such as clay, salt, dust and sand from the land. This type of wind erosion is called deflation. अब जैसे कि जो हल्की हवाएं होती हैं वो मिट्टी वगैरह को इधर से उधर उड़ाती हैं, तो उसको हम कहते हैं deflation. Abrasion, as the wind blows, the larger particles rolls or bounce along the ground. These particles slowly wear away exposed rocks. The particles act like a sand plaster, cutting and polishing rocks. This kind of wind erosion is called abrasion. अब जैसे हवा चलती है तो उस जो ज़्यादा हमारी चीज़ें होती हैं वो घूमती रहती हैं और उछलती रहती हैं हमारे सरफेस में, फिर वो जाकर रॉक से टकराती हैं और इस विंड इरोजन को हम एब्रेशन कहते हैं। वेव, a wave fills a crack with water. Before the water drains from the crack, another wave forces more water into the crack. This pressure causes the crack to get bigger. Eventually the rocks break apart into smaller parts. These smaller pieces are picked up by the waves and further eroded and carried away to different places. अब जब एक लहर आती है वो अपना पानी जो है वो पत्थरों में छोड़ जाती है, जहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है। जब तक वो बाहर आए तब तक उसमें एक और लहर पानी छोड़ जाती है स्पीड से। इसकी वजह से उनमें बहुत स्पेस आ जाता है, फिर वो टूटने लगते हैं, और जैसे वो टूटने लगते हैं वो वेव उन्हें फिर अपने अंदर लेकर डिफरेंट जगहों पर लेकर चले जाती है। Mass wasting, gravity pulls downwards on all objects. The downhill movement of sediments or loose material caused by gravity is called mass wasting. अब जो हमारी ग्रेविटी होती है वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नीचे फेंकती रहती है, जो पहाड़ी से नीचे आती रहती हैं चीज़ें, उन्हें हम कहते हैं मास वेस्टिंग। टाइप ऑफ मास मूवमेंट्स classified by the size of material moved down, by the slope or by speed of the movement. There are 4 types of mass wasting. अब ये जो हमारे मटेरियल की या मास मूवमेंट्स की टाइप्स हैं उनके साइज़ पर डिपेंड करता है, उनके मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो कैसे फ़्लो हो रहा है। 4 टाइप्स की हमारे मास वेस्टिंग होती है। नंबर 1 लैंडस्लाइड्स, नंबर 2 मड फ्लो, नंबर 3 क्रीप, नंबर 4 स्लम। आए इनके बारे में पढ़ते हैं। Number 1, landslides. A landslide is the tumbling of large amount of rock, soil and boulders down a slope. Landslides often occur after heavy rains or after an earthquake. Once a landslide begins, it can move millions of tons of rocks down a slope and cause tremendous damage. अब लैंडस्लाइड्स होता क्या है कि बहुत सारे अमाउंट में हमारे जो पत्थर होते हैं या फिर बोल्डर्स होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, और रेंस के बाद ये ज़्यादातर होती रहती है, या फिर एक अर्थक्वेक के बाद अगर एक लैंडस्लाइड हमारी शुरू हो गई तो वो फिर बहुत सारे पत्थर जो हैं वो नीचे बहला कर आती हैं और फिर बहुत सारा नुकसान करती हैं। Mud flows. In dry areas, fine sediments can collect in thick layers. When it rains, water mixes with the soil and sediments to form mud. It also increases their weight. As a result, the mud washes down the slope. This movement is called a mud flow. As it moves downhill, it picks up more soil and becomes thicker. Mud flow can be as dangerous as landslide. They can destroy almost anything in their path. अब खुश्क इलाकों में जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं वो एक मोटी लेयर बना लेते हैं। जब भी बारिश होती है उनके साथ पानी मिल जाता है तो वो एक कीचड़ बन जाता है और फिर
उसका वज़न भी बढ़ जाता है और फिर वो नीचे आते बहते रहते हैं, और जैसे जैसे वो नीचे आते जाते हैं उनमें और मिट्टी मिलती जाती है और गाढ़ी होती जाती है वो, और ये बहुत ख़तरनाक होती है। तकरीबन इनके रास्ते में अगर कोई भी आए तो उससे वो तबाह कर देंगी। Creep. The gradual and slow down slope movement of soil is called creep. Freezing and melting of water on slopes, water movements and animal activity disturbs the soil particles. As the particles become loose and begin to move, gravity pulls them slowly downhill. Creep is the slowest kind of mass wasting. Creep happens too slowly to notice while it's happening, but over time the result of creep can be seen. अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी मिट्टी की मूवमेंट होती है हम उसे क्रीप कहते हैं, जैसे कि पानी का पिघलना और जमना या पानी की मूवमेंट, एनिमल की एक्टिविटी या दूसरे बहुत सारे पार्टिकल्स, हम उन्हें ये कह सकते हैं क्रीप। अब जैसे ही पार्टिकल्स लूज़ होते जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं तो ग्रेविटी उन्हें खींचने लगती है नीचे। अब क्रीप जो है वो बिल्कुल आहिस्ता होती है, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता होती है। जब वो हो जाए फिर वो नज़र आती है कि हो क्या रहा है, पर बाद में क्रीप के रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। स्लम्प. Sometimes weak layers of material move down the slope as a single unit. This type of mass wasting is called a slump. Water erosion and gravity acting together cause slump. Slump can occur in soil or bedrock cliff. In bedrock cliffs, sometimes a large rock stands on a layer of weak rock. When layer of weak rock start to move downhill, the entire block of rocks on top slides downhill. अब कभी कभी जो है कमज़ोर जो लेयर्स होती हैं मटेरियल्स की वो ऊपर से नीचे आ जाती हैं एक छोटे से यूनिट में। अब इस टाइप के मास वेस्टिंग को हम स्लम्प कहते हैं। जब पानी या पानी की इरोशन होती है या ग्रेविटी दोनों साथ काम कर रही होती हैं तो स्लम्प बनती है। स्लम्प जो है वो मिट्टी में होती है या फिर क्लिफ्स में होती है। अगर क्लिफ में होती है तो कभी कभी जब अगर कोई वहाँ पर पैर रख ले या खड़ा हो जाए उस कमज़ोर लेयर पर तो वो सारी की सारी लेयर नीचे आकर बह जाती है। दैट्स ऑल अबाउट इट्स रीडिंग। लेट्स सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डेन्यूडेशन। आंसर ये हम पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ वेदरिंग। आंसर ये भी हमारा यहाँ तक एटमॉस्फेयर तक आएगा। टर्न द पेज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हाउ कैन चेंजेस इन टेम्परेचर कैन ब्रेक रॉक्स। आंसर पहला पैराग्राफ पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ फोर्स्ड एक्शन। आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ये पैराग्राफ कट। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्रेशन। आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, पहला पैराग्राफ पूरा, दूसरा पैराग्राफ कट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ये आगे वाली लाइन कट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कार्बोनेशन। ये हमारा पूरा आएगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग। हम पहला पैराग्राफ लिखेंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मास वेस्टिंग। आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे हम पूरा। Objective exercise, multiple choice. Question number 1, sometimes weak layers of materials move down the slope as a single unit. This type of mass wasting is called A. Number 2, the gradual and slow down slope movement of soil is called C. Number 3, mud flow can as dangerous as B. Turn the page. Number 4, the downhill movement of sediments or loose materials caused by gravity is called D. Number 5, the pieces of rock stuck to the bottom and sides of a glacier act like A. Number 6, in an old river the water B. Number 7 is when water flows downhill it forms small channels in the dirt. These small channels are called D. Number 8, when several gullies merge a C. Number 9, the action of picking up and moving material from one place to another is called A.
Number 10, mosses and lichens are plants that produce weeds. Number B, fill in the blanks. Number 1, slump can occur in dash or dash cliffs, soil and bedrock. Number 2, creep is the dash kind of mass wasting, slowest. Number 3, a dash is the tumbling of large amounts of rock, soil and boulders down a slope, landslide. Number 4, wind erodes the earth's surface in two ways, dash and dash, deflation and abrasion. Number 5, wind is the most active agent of erosion in dash deserts. Number 6, as the river bed shifts towards the outside of a bend in the river, it forms a series of curves called dash meanders. Number 7, rills join to form larger channels into the dirt called dash gullies. Number 8, the three stages of river erosion are referred to as dash, dash and dash, young, mature, old. Number 9, plants produce weak acids that dissolve dash in rocks, minerals. Number 10, in areas where there are many factories, the air becomes polluted with dash gas, sulfurous gas. So that's all about our exercise and our reading. We will see you soon in our next video. Thank you.